हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। उसके बाद जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ध्यानपूर्वक सुनिएगा उसको। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अनुच्छेद 71(1) यहाँ पर ध्यान देंगे, अनुच्छेद 71(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य जो हैं उन स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। और 1/6 सदस्य राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय का ज्ञान हो। तो राइट आंसर 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो देखिए यह जो है अनुच्छेद 153 में है, एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, अनुच्छेद 153 में। अच्छा, अनुच्छेद 156 में क्या है। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की कार्य अवधि है, पद अवधि है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की जो नियुक्ति की योग्यताएं हैं और अर्हताएं हैं ये दिया गया है। और 158 जो है इसमें राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। ठीक है, राज्यपाल के पद के लिए इसमें शर्तें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये नहीं है, ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में क्या है तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है, बाकी सभी सुमेलित हैं। उसके बाद देखिए बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो आपको याद होगा, देखिए एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल का नया ऑब्जेक्टिव बुक आया हुआ है उसको मैं कवर करवा रहा हूँ। उसका 2 सेट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है और इसमें यह प्रश्न दिया गया है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था बिहार में 1968-69 में लगाया गया था। ठीक है, और पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। यहाँ पर देखिए 29 जून 1968 होगा और यह चला था फरवरी 1969 तक। और उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे?
नित्यानंद कानूनगो थे। और उस समय सीएम कौन थे बिहार के? तो भोला पासवान शास्त्री थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। देखिए वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये आपको याद होगा 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सभी के सभी सुमेलित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, और आपको याद होगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था और इसे पिंगली बंकैया के द्वारा जो है तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? यहाँ समानता है, ठीक है। पूछा जाता है कि कितने प्रकार की न्याय का जो है उल्लेख किया गया है, तो कितने प्रकार की? अगर न्याय पूछेगा तो न्याय 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यहाँ समानता पूछा गया है तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो यह राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 213 में जो है इसमें राज्यपाल के अध्यादेश का शक्ति जो है दिया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल। चलिए, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है या बोलने के क्रम में मुझसे कुछ त्रुटि होती है तो आप क्वेश्चन नंबर लेकर के कमेंट करिएगा। देखिए भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था विधान परिषद के चुनाव में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84, याद रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। तो ए और इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है? तो ये कौन से हैं? तो फ्रेंड्स यह कौन हो जाएगा? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो यहाँ पर देखिए अध्यक्ष है और उसके सदस्य हैं, उसका निर्वाचन जो है नियुक्ति जो है उसका राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पर देखेंगे राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष हो जाएगा और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसको भी हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, यानी कि राज्यसभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो 13 मई 1952 को, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न कर लेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये आयरलैंड से नहीं लिया गया है। आयरलैंड से जो है क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से जो है लिया गया है आपका जो राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर सदस्यों का मनोनयन जो है, मनोनयन लिया गया है जो राष्ट्रपति करते हैं, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बाकी सभी सुमेलित हैं, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में जो है यह जनजाति ठंडे प्रदेश में निवास करती है। कौन सी? एस्किमो है, एस्किमो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुशमैन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए बुशमैन जो है यह पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। पिग्मी जो है यह कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। मसाई जो है, मसाई जनजाति कीनिया, युगांडा, तंजानिया इन सभी क्षेत्रों में निवास करते हैं, ठीक है। माया जनजाति जो है यह उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? तो सबसे ज़्यादा जो है घनत्व शिवहर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से इसमें से सभी के सभी सुमेलित हैं, ठीक है। सभी के सभी जो हैं इसमें से सुमेलित दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, नीलगिरी का डोडा बेटा, सतपुड़ा का धूपगढ़ी, अनामलाई का अनामुदी। चलिए आगे बढ़ेंगे कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो यह मैगिनॉट रेखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मैगिनॉट रेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक के किस महासागर में, कटक किस महासागर, डॉल्फिन कटक और चैलेंजर है यह किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, देखिए मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक और दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। बिहार का जो स्पेशल निकाला गया है ऑब्जेक्टिव एडुटेरिया के द्वारा, उसको देखिएगा, 2 सेट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो एटलस पर्वत जो है यह अफ्रीका में कौन कौन से देश में फैला हुआ है? तो यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया में फैला हुआ है। और यह जो है फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम भाग में यह अफ्रीका महाद्वीप के स्थित है। तो उत्तर पश्चिम भाग हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? लैंड लॉक्ड कंट्री, तो यह लाओस है। ठीक है, लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे तो देखिए विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, यह आपको पता है कि यह जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सबसे गहरी झील यह टांगानिका झील है, बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, और यह दूसरी सबसे गहरी झील है। सबसे बड़े ताजे पानी की झील सुपिरियर लेक है। सबसे ऊंची जो नावगम्य झील है ये टिटिकाका झील है। ठीक है, चलिए पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि यह जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के द्वारा किस राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था किसको? बताइए राइट आंसर। यह किया गया था परवेज को। ठीक है, इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाता था। परवेज हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस कर्नाट वंशीय शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? अच्छा, कर्नाट वंश जो था इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। इसके संस्थापक नान्यदेव थे। ठीक है, और आखिरी शासक हरि सिंह देव थे। हरि सिंह देव यहाँ पर देखिए दिया गया है। और जो कुलभूषण कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया था ये संस्थापक नान्यदेव थे। उसके बाद देखिए अकबर ने किस जैन आचार्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी? अच्छा, यहाँ युग प्रधान दिया गया है, और एक जगह जगत गुरु की उपाधि आपने पढ़ा होगा। तो देखिए जगत गुरु की उपाधि जो है यह दिया गया था किसको? तो अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को, यहाँ पर देखिएगा हरि विजय सूरी दिया गया है, इनको जगत गुरु की उपाधि दिया था। और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया था। यहाँ पर देखिए जिन चंद्र सूरी, इनको दिया था युग प्रधान की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल वंशीय शासक ने गंगा घाटी का अभियान किया था? तो यह था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने किया था, और इसकी सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किया था। गंगई कोंड चोल की उपाधि, यह आपको भी पता होगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी है लूसेंट में। गंगई कोंड चोल की उपाधि इसने धारण की थी। राइट आंसर इसका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो ये कहा है किसने? एल्फिस्टन ने कहा है। किसने कहा है? एल्फिस्टन ने कहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा किया था? बताइए, अब्दुल रज्जाक जो था यह किसके शासन काल में आया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देवराय द्वितीय के समय में। देवराय द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कृष्णदेव राय के समय में कौन आया था? तो बारबोसा आया था और डोमिंग पायस आया था। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोंटी आया था। निकोलो कोंटी जो कि इटावली यात्री था। चलिए उसके बाद देखिए गुप्त संबंध की शुरुआत किसने किया था? तो गुप्त संबंध की शुरुआत जो है ये आपको भी पता है किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। राइट आंसर इसका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो यह कौन सा भाबरू लघु अभिलेख है? भाबरू बैराट लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है? तो यह बताया गया है किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें बताया गया? ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचार के रूप में श्रीलंका में किसे भेजा गया था? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का
संधि विग्रही के निम्नलिखित में से कौन था। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात की जा रही है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वीरसेन थे। कौन थे? वीरसेन थे। और समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक कौन था? तो ये आपका हरिसेन थे। ठीक है, हरिसेन ये आपके समुद्रगुप्त के थे और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वीरसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह मृग था यानी कि हिरन था। तो यह जो था फ्रेंड्स, यह जैन धर्म के जो 16वें तीर्थंकर थे, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांतिनाथ। ठीक है, इन्हीं का प्रतीक चिन्ह जो है मृग था। ठीक है, संभवनाथ का घोड़ा था। मलिकनाथ का जो क्या था? मलिनाथ का जो था ये कलश था। और अरिष्टनेमी का जो था ये शंख था। अगला प्रश्न कि सकरादित्य की उपाधि जो है किस गुप्त शासक ने धारण की थी। तो देखिए सकरादित्य की उपाधि जो है ये धारण किया था स्कंद गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हालांकि चीनी यात्री हेन स्वांग ने कुमार गुप्त का उल्लेख शुक्रादित्य के रूप में किया है। ठीक है, हेन स्वांग ने किया, लेकिन सकरादित्य की उपाधि जो है सच में धारण किया था स्कंद गुप्त ने। और देखिए यहाँ पर कुमार गुप्त का जो उपाधि था, कुमार गुप्त का, ये महेंद्रादित्य था। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? महेंद्रादित्य की उपाधि जो है ये धारण किया था कुमार गुप्त ने। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, किस मत के अनुयायियों का पंचार्थिक भी कहा जाता है उनको? तो पंचार्थिक जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपका पाशुपत। ठीक है, राइट आंसर पाशुपत हो जाएगा, पाशुपत मत के अनुयायियों को। क्लियर, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी है। तो मूल चिन्हों की संख्या जो है यह 64 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की, यहाँ पर देखिएगा कि खूंट कटी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था 1903 में। 1903 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको मान्यता दी गई थी। तो राइट आंसर इसका 1903 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो देखिए ये दिया था, चंपारण जिला का उस समय मजिस्ट्रेट था WB हाईकॉक। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी पर अधिसूचना और समन के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ने का आदेश दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1931 को पटना के भंवर पोखर पार्क में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तो ये किसने फहराया था? ये फहराया था अनुग्रह नारायण सिंह ने। किसने? अनुग्रह नारायण सिंह ने जो है राष्ट्रीय झंडा फहराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में किस वर्ष भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए महात्मा गांधी आए थे। तो महात्मा गांधी 1934 में आए थे। देखिए उस समय महात्मा गांधी दक्षिण भारत की अपनी यात्रा पर थे, अपनी हरिजन यात्रा, और उसको स्थगित कर दिया था और मार्च 1934 में बिहार का दौरा किया था। 1934 हो जाएगा। वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर गया पूछा गया, गया में किया था यदुनंदन शर्मा ने। ठीक है, गया में यदुनंदन शर्मा ने किया था, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने अनवाड़ी क्षेत्र जो था, अनवाड़ी क्षेत्र वहाँ पर किया था। ठीक है, अनवाड़ी क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने किया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था। अच्छा, पानीपत का जो युद्ध हुआ था उस समय मराठा पेशवा था कौन। तो उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र माधवराव प्रथम जो था ये पेशवा बना था। माधवराव प्रथम हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया था। तो ये आपको भी याद होगा, यह बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए 1899 में जो है पंडित रमाबाई ने जो है शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन का स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए आर्य महिला समाज की भी स्थापना इन्होंने ही 1881 में किया था और 1899 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पंडिता रमाबाई का नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए किस वर्ष बम्बई और मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और सबसे पहले यह नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था।
उसके बाद 1830 में इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू किया गया था। 1830 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अरुविपुरम आंदोलन, जिसको कि एजवा आंदोलन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स यह जो हुआ था यह केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था यह अरुविपुरम आंदोलन। ठीक है, केरल में धार्मिक सुधार के लिए श्री नारायण गुरु द्वारा आरंभ किया गया था। राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा। उसके बाद चलिए 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के समय की नहीं घटित हुई है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, ये 1974 नहीं होगा, ये 1774 होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सुधार कर लेंगे तो इसमें से सभी वारेन हेस्टिंग के समय की ही घटना थी। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा अगर हम इसको सुधार कर लेते हैं तो। ठीक है, उपरोक्त सभी जो हैं इसी के समय की घटना थी। और यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं थी, तो हालांकि सभी इसी के समय की थी। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा तब, अन्यथा आप ऑप्शन नंबर ए पर लगा सकते हैं। ठीक, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है? तो यह माना जाता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना जो है 1938 में, हालांकि लॉन्च इसको फॉर्मली 1938 में किया गया था द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी। उसके बाद देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था? तो यह कौन सा अधिवेशन था? तो यह 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया भी गया था, आपको याद भी होगा। और इसी में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था। उसके बाद देखिए नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी की भागीदारी थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आपको याद भी होगा कि जैक्सन की हत्या किसने किया था? तो अनंत कन्हारे ने जो है जैक्सन की हत्या किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशिपद बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था? तो आपको याद होगा कि 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने 6 प्रांतों में जो है सरकार बनाई थी। राइट आंसर यहाँ बंगाल नहीं होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? अच्छा, पूना पैक्ट हुआ था कब? 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था कि पुनः समझौते के अनुसार हिंदुओं और दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त रहा था। ठीक है, एक ही रहा था, किंतु दलितों को पहले की अपेक्षा 71 से बढ़ा करके 147 सीटें जो है इसमें आरक्षित की गई थी। तो ऑप्शन में 147 नहीं है, कहीं कहीं 148 भी लिखा गया है। तो एक बार आप लोग अच्छे किताब पढ़िएगा, स्पेक्ट्रम में 147 दिया गया है, अच्छे बुक में पढ़िएगा 147 ही आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, हालांकि इसका आंसर डी दिया गया है एडुटेरिया में। एक बार इसको आप लोग अच्छे तरीके से चेक करिएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम, या फिर आप जहाँ पर कोचिंग करते हैं वहाँ पर जो आपके हिस्ट्री के टीचर होंगे उनसे एक बार पूछिएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था? तो इन्होंने किया था उदारवादी गुट का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1931 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन मेरे ख्याल से 1931 में नहीं 1930 में हुआ था। यहाँ पर 1931 में तेज बहादुर सप्रू ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन मेरे ख्याल से 1930 में हुआ था। ठीक है, एक बार इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा कि शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? तो गांधी जी ने जो यह कथन कहा था, यह कहा था 1930 में। ठीक है, 1930 में सविनय आंदोलन या नमक सत्याग्रह 1930 में जो शुरू हुआ था, उसी में इन्होंने जो है 5 अप्रैल 1930 को विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था। तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है इलाहाबाद में की गई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फ्रेजर आयोग के बारे में बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में जो है एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पुलिस सुधार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदंत मार्टन नामक समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कौन थे फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर। चलिए इसका आंसर जो होगा
ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका, बताइए, जुगल किशोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1826 में कोलकाता में जुगल किशोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किससे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? तो रेलवे का जनक आपको पता है लॉर्ड डलहौजी को। 1853 में इसी के समय जो है पहली बार रेलगाड़ी बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि और फ्रेंड्स थोड़ा सा जल्दी में इस सेट को कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इससे आपको देखने में असुविधा भी होगी। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जल्दी जल्दी हम लोग सेट को कवर करेंगे। 1937 को भारत में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये आपको पता होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सर मॉरिस ग्वेर। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मई 2022 में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स यह जापान में किया गया था, टोक्यो में। अच्छा, क्वाड में कौन कौन से कंट्री हैं? तो इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ठीक है, राइट आंसर इसका टोक्यो हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था? तो यह दर्जा दिया गया था भारत को। किसको दिया गया था? भारत को दिया गया था। और इस महोत्सव में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल भी किया गया था। जूरी सदस्य के रूप में इनको शामिल भी किया गया था। भारत राइट आंसर हो जाएगा। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी किस देश ने रखा था? असानी किसने रखा था? असानी का मतलब क्रोध होता है सिंहली भाषा में। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूध वाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स यह गुजरात में किया गया है। ठीक है, गुजरात में किया गया है, राइट आंसर इसका याद रखेंगे गुजरात में। ठीक है, यह बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकांठा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है। राइट आंसर इसका गुजरात हो जाएगा। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो बताइए राइट आंसर। तो ये किया गया था बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करिए। महाराष्ट्र सब्जियों के शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया, ये गलत है। सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है सब्जी के उत्पादन में। ठीक है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। बिल्कुल, फल उत्पादन में शीर्ष जो है ये आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन 2 जो है, यानी कि केवल 2 जो है ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह बिहार की राजधानी पटना में बनने जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत का पहला क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम पटना हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कि बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह बनाया जा रहा है गया में। उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने रुपये का बजट पेश किया गया है? हालांकि उस समय ये उप मुख्यमंत्री थे, अब तेजस्वी प्रसाद बन गए हैं। ठीक है, तेजस्वी प्रसाद यादव, ध्यान रखेंगे। और ये जो था कितना था? तो 2,37,691 करोड़, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और बजट भाषण में उन्होंने बिहार के विकास के लिए 6 सूत्री मॉडल बताया था। 6 सूत्री मॉडल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 में चर्चा में रहा रैंप योजना संबंधित किस क्षेत्र से? रैंप योजना बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो संबंधित है यह किससे है? तो रैंप योजना जो है, यह रैंप का मतलब होता है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग। ठीक है, यह संबंधित किससे है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, MSME इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 77 नंबर है। और फ्रेंड्स अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 2030 तक, 2030 तक रखा गया है। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन्य क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा 1% वाला देश ब्राज़ील है। ठीक है, तो भारत 10वें स्थान पर है। उसके बाद देखिए हाल ही में खबरों में रहे हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? तो यह संबंध जो है कोविड टीकाकरण से है। कोविड टीकाकरण से है। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो यह किया गया 26 दिसंबर के दिन। ठीक है, 26 दिसंबर के दिन किया गया है।
याद रखेंगे वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। राइट आंसर इसका 26 दिसंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पोर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना ब्लेवास्का ने जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो यह कहाँ की हैं कैरोलिना ब्लेवास्का? तो यह पोलैंड की हैं, ठीक है, यह पोलैंड की हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका पोलैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्थान को दूसरा स्थान और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? CEPA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, याद रखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यह किया भारत और UAE ने। तो यहाँ पर देखिएगा संयुक्त अरब अमीरात दिया गया है, भारत और UAE। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए। तो ये दिया गया है PR श्रीजेश को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, PR श्रीजेश को। और यह पुरस्कार जीतने वाले रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है 17 जनवरी 2022 को। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो ये कथक के लिए थे, आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बताइए। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका संजीव मेहता, ठीक है, संजीव मेहता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का उड़ीसा तट पर पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, इसका नाम प्रलय है। इसका नाम क्या है? प्रलय है। उसके बाद देखिए हाल ही में पहला त्रिसेवा युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। राइट आंसर UK हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इसको लिखा है चेतन भगत ने, ठीक है, चेतन भगत ने लिखा है। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग स्कोर बताइएगा। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है किसको? डेमन गलगुट को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के ये प्रसिद्ध नाटककार और उपन्यासकार हैं, और इन्हीं को जो है यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ठीक है, RPF के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, क्लियर। और देखिए इसका अगर हम बात करें तो यह पीड़ितों के, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के तस्करों के चंगुल से बचाने का यह काम करेगा। तो यह आपका RPF हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स यह जीता है कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फाइनल में ब्राज़ील को हरा करके यह खिताब जीता है। चलिए, और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न कि अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश जो है यह बन गया है फिलीपींस, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसमें पहला स्थान पर आइसलैंड है, और भारत का स्थान जो है 135वां है, 135वां हो जाएगा। उसके बाद देखिए 96 से लेकर के, यहाँ पर आप देखेंगे 96 से लेकर के फ्रेंड्स 105 तक जो है मैथ के क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में इसका मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 106 पर यहाँ पर, ठीक है, 105 पर। चलिए उसके बाद देखिएगा ये भी मैथ का क्वेश्चन है। चलिए 106 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? काम नहीं आता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी BPSC में पूछा गया था। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ उसी में पूछा गया था। तो देखिए ये राइट आंसर इसका ग्लिसरॉल हो जाएगा, ठीक है, ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए E है राइट आंसर इसका।
उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो ये कौन सा है फ्रेंड्स, यह है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में जो है भाग लेता है, यह है कौन सा, स्यूडोमोनास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि थायमिन है, तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। उसके बाद देखिए मेंडल ने मटर पर किया अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था, तो कौन सा नहीं किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 लक्षणों का चयन किया था। 7 लक्षण है, जिसमें से आपका फूल का रंग है, फूल की स्थिति है, बीज का रंग है, और उसके बाद अगर बात करें बीज का आकार, तने की लंबाई, ये सब है, फली का आकार है, फली का रंग, ये सभी शामिल हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी शामिल हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, दाब बढ़ाइएगा तो गलनांक घट जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा घट जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन करिएगा। देखिए अल्फा विष का उत्पादन होता है, तो यह होता है कवक के द्वारा। ठीक है, कवक के द्वारा होता है। चलिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर और 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, ये भी सही है और डी भी सही है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 1 पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 1 पारसेक में 3.6 लाइट ईयर होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह जो स्ट्रक्चर है यह आपका है C4। ठीक है, और H6, और इसमें पूछा गया कि सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो सबसे पहले तो इसको हम लिख लेंगे, तो जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और एक H आपका यहाँ आएगा, एक H जो होगा यहाँ पर होगा, एक H जो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में। उसके बाद देखिए एक H यहाँ पर हो जाएगा, एक H यहाँ पर होगा और एक H यहाँ पर होगा। काउंट कीजिए, 6 H है ना, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ना, वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि पाई बॉन्ड कितना है, तो 2 पाई बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, फिर यहाँ देखिए 5 6 7, और यहाँ पर एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा है एक पाई है, तो 7 और 2 9, यानी कि 9 जो है पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, और 2 जो है इसमें पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड 9 और पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होता है, तो यह जो होता है यह किस नियम के अनुसार संतुलित होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म धारण करता है, तो फ्रेंड्स यह कौन है बताइए राइट आंसर। तो यह मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम है, बोरोन है, ठीक है, पोलोनियम है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हैं। परमाणु के धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था, तो यह किसने दर्शाया था, यह दर्शाया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने जो है दर्शाया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल्डस्टीन। क्लियर। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, आपको याद भी होगा। जेम्स चैडविक जो है इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसमें क्या होता है, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, यह एक आनुवांशिक रोग है और इसमें जो होता है, इसमें एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो सभी के सभी सुमेलित, एक तरफ औषधि दिया गया और एक तरफ रोग है। यहाँ पर देखिए पोलियो जो है, ये ओपीवी जो है ये ओरल पोलियो ड्रॉप है, लेकिन ये औषधि तो है, तो मेरे ख्याल से तो सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए, सभी करेक्ट दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, सभी सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया गया है बुक में कि ओपीवी जो है यह पोलियो औषधि नहीं है, यह पोलियो ओरल वैक्सीन है। तो वैक्सीन भी औषधि ही होता है ना मेरे ख्याल से। एक बार आप कमेंट कीजिएगा इसका। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो यह आपका हो जाएगा स्पाइरोगैरा। ठीक है, स्पाइरोगैरा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, दुग्ध प्रोटीन जो है इसमें से कौन सा है, तो कैसिन है। ठीक है, कैसिन है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, आपको भी पता है कैसिन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यह जो होता है यह होता है किसके द्वारा, तो यह होता है ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, याद रखिएगा। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डाइसेकेराइड पूछेगा तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड पूछेगा तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सभी पॉलीसेकेराइड हैं। उसके बाद देखिए, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होगा, तो यह जो होगा यह गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक रूप से जल क्या है, तो जल जो है एक ऑक्साइड है। ठीक है, रासायनिक रूप से जल एक ऑक्साइड है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, तो यह एक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यह जो होता है यह द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। m इंटू ए होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो पूछा गया है कि उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो त्वरण जो होगा ये व्युत्क्रमानुपाती जो हो जाएगा ये किसके हो जाएगा बताइए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बल बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो बल बटा ये द्रव्यमान हो जाएगा, m नीचे आएगा तो बल बटा द्रव्यमान हो जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा, द्रव्यमान का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर। चलो उसके बाद 127 नंबर देख लीजिएगा कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं, तो देखिए इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है। तो वायु प्रदूषण का सूचक जो होता है ये आपको याद होगा, वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। अगला प्रश्न कि कटहल का यानी कि जैकफ्रूट का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो यह भाग जो है यह भाग है सहपत्र और परिदलपुंज। ठीक है, ब्रैक्ट्स एंड पेरियंथ, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती है, ये वाला जो है यह इसका गुण नहीं है, यह पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो ये कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एंजाइम से संबंधित गलत कथन को पहचानना है आपको, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटालिस्ट है, बिल्कुल सही है, जो कि प्रोटीन से बनता है और जीवों में अधिकतर अभिक्रिया एंजाइमों के प्रभाव से ही होती है। क्लियर, और एंजाइम जो होते हैं यह अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं यह गति की तेज कर देते हैं, जो में ज़्यादातर अभिक्रिया एंजाइमों के प्रभाव से होती है। ये सभी सही दिया गया। ठीक है, तो इसमें से गलत मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। चलिए एक बार आप भी इसको देख कर लीजिए, अच्छे से कमेंट करिएगा। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड पूछा गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है एक होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग होता है इसका, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्वारेजिया इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला तो उसके द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर दिया गया है, ठीक है, P इंटू टी हो जाएगा, यानी कि पावर गुना क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P दिया गया है 60 और टाइम दिया गया है यहाँ पर 50 घंटा, यानी कि 3000 वाट घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 किलोवाट घंटा, 3000 वाट घंटा है। ठीक है, तो इसको किलोवाट में बदल देंगे तो 3 किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि के बाद पशुपालन, खनन और उत्खनन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सभी गतिविधियाँ आती हैं, तो सभी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए कृषि वानिकी सब आता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख आयात वस्तु है, तो प्रमुख आयात वस्तु जो है यह पूछा गया है आपसे, तो यह कच्चा तेल हो जाएगा।
उसके बाद देखिए महारत्न कंपनियों के बारे में क्या सही नहीं है, तो चूंकि सभी सही दिया गया है। देखिए महारत्न कंपनी की धारणा का प्रारंभ 2009 को किया गया। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती है ये कंपनियां। पीजीसीएल एक महारत्न कंपनी है, बिल्कुल सही है। पीजीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीजीसीएल का मतलब जो होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर मेरे हिसाब से इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए महारत्न का दर्जा उन कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का शुभ लाभ दर्ज किया है। ठीक है, और 3 साल के लिए 2,500 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक कारोबार या 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपये जो है होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और वर्तमान में 11 है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए किस वर्ष रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था, तो यह किस वर्ष किया गया था, यह किया गया था 1994 में। 1994 में किया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देश पर किया गया था, तो यह आपको भी याद होगा, सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो आयकर जो है यह प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत जो है अनुमानित की गई है, तो यह की गई है 11%। 11% जो है यह अनुमानित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 143 नंबर देखिए, 143 नंबर है कि निकट मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है, तो यह जो नियम है यह ग्रेशम का नियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है, तो इसमें से किसका नहीं करता है, तो इसमें से जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स यह जो करता है यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी जो हैं यह किया जाता है आपका ILO के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र संबंधित है, तो यह संबंधित किससे है, तो यह निर्यातकों से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की नई दर क्या है, तो यह नई दर 8.7% है। उसके बाद देखिए सभी मूल वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने E-स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है, तो यह शुरू किया है किसने, तो फ्रेंड्स यह जो शुरू किया है यह शुरू किया पंजाब ने। ठीक है, पंजाब ने किया है। उसके बाद देखिए हाल ही में NSO की रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है, तो यह अनुमान जो है 8.7% है। उसके बाद देखिए 1 जून 2022 से क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, यहाँ पर देखिए PMJJBY यह शुरू कब किया गया था, तो फ्रेंड्स यह शुरू किया गया था, याद रखना आपको, यह शुरू कब किया गया था, तो यह 2015 में शुरू किया गया था। इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, 2015 में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की नई वार्षिक प्रीमियर दर क्या है, तो यह दर 436 रुपया है PMJJBY के लिए, और PMSBY के लिए जो है 20 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे के प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है प्रतिशत में, तो यह 6.71% किया गया है। अपना स्कोर बता दीजिए, तब तक मैं आपको मैथ और रीजनिंग का जो है आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 से जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है। चलिए आंसर नोट कीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 96 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि 4.25% इसका राइट आंसर आएगा। 4.25 आएगा, परसेंट नहीं, 4.25 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। एक बार सॉल्व कीजिएगा आप लोग भी। उसके बाद देखिए 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NALKNP। ठीक है, उसके बाद देखिए 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर देखिए 90D हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 10 माह हो जाएगा। उसके बाद देखिए 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 35 घंटा हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 102 नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 10% हो जाएगा। 103 का देखिए 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक, और स्कोर अपना बता दीजिए, 2700 हो जाएगा।
और 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 180 लीटर हो जाएगा।